जी जनाब, आप लोग आ गए हैं? हेलो। जी सर। जी अच्छा, तो हम सर। बात कर रहे थे नॉइज पॉल्यूशन की ना। तो जहां तक हम कितनी भी बातें कर लें, ग्राउंड रियलिटी जी है ना। सर। जी, बोलिए, कुछ कह रहा था कोई। देखें, ये तो जो नॉइज पॉल्यूशन को हम इंट्रोडक्शन में बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ना। नॉइज पॉल्यूशन को सोर्सेस क्या होते हैं आपके। शादी ब्याह से, कंस्ट्रक्शन साइट से ट्रैफिक का जो शोर होता है, एक सिर्फ ट्रैफिक का शोर नहीं होता। दुनिया में हर जगह अलग अलग स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने आपको अमेरिका की मिसाल दी थी कि अमेरिका के अंदर बास शहरों के अंदर ये स्टैंडर्ड है कि अगर आप खिड़की खोल के भी सो रहे हो तो डीबीए 40 से कम होना चाहिए, सड़क पे इतना ट्रैफिक कम हो। इंडिया के अंदर ये 70 की लिमिट है। हर मुल्क की एक अलग लिमिट है। हमारे यहाँ 85 की क्या लॉजिक थी 21 फीट से मेजर करने की, लेकिन बहरहाल जो भी है, जिस तरह का ट्रैफिक हमारे हैं और जो हमारी हैबिट्स है ना, कि शादी हो रही होती तो पूरे मोहल्ले को हम जगा रहे होते हैं। अब तो खैर वो जमाना गया रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन अब पटाखे रात के 1 बजे तक आपको जगाया करते थे। अब ये जो हुआ है कि कोरोना का जो एक इफेक्ट ये हुआ है कि शादियां 11-12 बजे तक आपको तंग करती हैं, उसके बाद आपको तंग नहीं करती। तो साउंड प्रेशर जो है डीबीए के अंदर मेजर किया जाता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसके फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। कि अगर आप मुस्तकिल एक्सपोज रहे नॉइज को तो वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। आपकी सेहत के लिए, आपके मिजाज के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप उलझ रहे होते हैं लोगों से। ये इसके एक प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अगेन ये वही मैंने तस्वीरें आपको अपने अपनी फोटोग्राफी का दिखा सबूत दे रहा हूँ कि आई वॉज नॉट अ बैड फोटोग्राफर एट द टाइम। अब तो मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया हमसे, ये चीज भी चली गई है। ये एक मसला है। ये आगे मैं आपसे जब सॉलिड वेस्ट की बात करूंगा ना, उसमें भी ये बात करूंगा कि जिस शहर की आबादी 2.5 करोड़ हो, इस मुल्क की आबादी जो है कोई 22 करोड़ बताता है, कोई 25 करोड़ बताता है, उसके अंदर आज तक 70 साल में हम एक वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का प्रोग्राम नहीं बना। 2 साइटें हमने बनाई थी कराची के अंदर, एक हिडाप के अंदर बनाई थी, एक इधर कहीं बनाई थी। तो वो सारी हमने स्टील मिल से आगे एक बनाई थी। उन साइटों को हम जो लैंडफिल कहलाते हैं कि उनको हम करते थे। सबसे बड़ा जो अजाब हुआ है ना इस मुल्क के ऊपर, ये जो जिसने हमारे पूरे सीवर लाइनों का चोक किया और एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क किया है, कि ये जो ये पॉलिथीन बैग्स जो आए हैं ना, इसने तो तबाही फैलाई है ना हमारे मुल्क के अंदर। ये वो चीज है कि जिसको जलाओ तो अजाब है, इसको दफन करो तो अजाब है, कि जमीन के ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसको कुछ नहीं होता। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये देख लेना कि जितने भी आपके सीवर चौक होते हैं, उसकी वजह जो है बड़ी यही होती है कि ये शॉपिंग बैग जो आप यूज करते हैं। अब अगर कागज के जो अगर यूज करेंगे तो कागज जाहिर है कि बायोडिग्रेडेबल होता है, वो गल जाता है, पानी के अंदर निकल जाता है। अभी कुछ हम दोस्त बैठे हुए थे, पुरानी बातें कर रहे थे, तो उन्होंने एक ने कहा कि जी जब मैं कराची आया था 75-76 में, तो उस जमाने में मलिर रिवर के अंदर सीधा साफ पानी हुआ करता था। ये मलिर नदी जो कहलाती है ना आपकी, इसमें साफ पानी हुआ करता था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, मैंने जब आया था कराची में तो लियारी नदी के पास में रहता था, तो उसमें तो मैंने गंदा पानी देखा था। तो ये चीजें हैं, चीजें साफ होती हैं, आबादियों के प्रेशर बढ़ रहे हैं। आप मास्टर प्लान को चेंज करके जिस जगह की आबादी, अगर आपकी सिविल लाइन डिजाइन है 1000 आदमियों के ऊपर, अगर हम वहाँ पे 10,000 आबादी को आबाद कर देंगे तो सिविल लाइन में तो फिर चौक होता है ना, फिर सड़कों पर नजर आएगा आपको। सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है आबादी के हिसाब से जनरेट होता है ना। अब पिछली दफा जब मैंने बात कही थी तो किसी साहब ने मुझे कहा था कि सर सारे नंबर अवेलेबल है। मैं इन सारे नंबर्स को जो अवेलेबल हैं, जो आप मुझे बताते हैं, मैं इनको डाउट करता हूँ। डाउट इसलिए करता हूँ कि हमारे यहाँ कोई ऑथेंटिक नंबर, कोई रिसर्च कोई अवेलेबल नहीं, कोई ऐसा इदारा नहीं है। आप स्टेटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान को ले लें। अभी जब मैं आपसे ट्रैफिक की, रोड सेफ्टी की बात करूंगा ना, उस वक्त मैं जितनी प्रॉब्लम मुझे रेड रोड सेफ्टी का डाटा कलेक्ट करने में हुई ना, इतने किसी में नहीं। पाकिस्तान की देयर इज नो बॉडी जो कि आपको ये बताए। एक हवा में नंबर है, आपने एक डॉन की कटिंग देख ली, आपने एक मोटरवे पुलिस की एक प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, वो भी नहीं आपको ये नहीं बताते कि ये नंबर जो रिपोर्ट हुए कहाँ से हुए। आपके अस्पतालों का डेटा आपको नहीं मिलता। अगर आप जिला अस्पताल जाके पूछें कि भाई आपको स्टैट्स मेंटेन करते हैं, आपके पास रोड एक्सीडेंट के कितने लोग आए हैं, आपको जवाब मिलेगा कि जी नहीं। प्राइवेट अस्पतालों की तो बात छोड़िए,
आपको यानी जो सबसे बड़ा आपका जिला अस्पताल है या डॉ मेडिकल कॉलेज, ये सिविल हॉस्पिटल में आप चले जाएं, यू विल नॉट फाइंड कि उनके पास कोई स्टैट्स कोई मेंटेन कर रहे हो कि एक महीने में या एक दिन में या एक साल के अंदर हमारे पास रोड एक्सीडेंट के कितने हैं, उसकी भी कैटेगरी करें कि हेड इंजरीज वाले कितने थे, बाइक वाले कितने थे, पैर टूटने वाले कितने थे, जो मेरी वट एवर इंजरीज के हिसाब से ये कोई काम करने को तैयार नहीं। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास ये जो आप इतने लोग आप मौजूद हैं, आप अपने स्टूडेंट्स जो है उनको एक असाइनमेंट दे दीजिए कि जो जितना डाटा है उस जाके निकालो। अब तो काफी हद तक कंप्यूटराइजेशन भी हो चुकी है, उसको देख के अगर आप एनालाइज करें, कोई कहीं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिंदगी के अंदर ना, कोई भी किसी भी इदारे के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जहां से आप शुरू कर सकते। तो वो बहरहाल चीजें नहीं है सॉलिड वेस्ट का, आगे हम इसको पूरा अच्छा, अब मैं आपसे 4 मेजर डिजास्टर की बात करूंगा क्योंकि आज इसके बाद शायद हमें टाइम ना मिले। ये वाकया बड़ा मशहूर वाकया तारीख के अंदर, और यूनियन कार्बाइड जो बर्बाद हो गई इस वाकये की वजह से। यानी 84 के अंदर भोपाल एक जगह है इंडिया के अंदर, एक स्टेट होती है, उसके अंदर एक प्लांट लगा हुआ था, यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट था। उसमें सारे सेफ्टी चेक फेल हो गए, जितने भी उसके सेफ्टी चेक थे। और उसकी जो सेफ्टी स्टैक थी ना, उसने मिथाइल आइसोसाइनेट, ये एक कंपाउंड है, उसको उसने रिलीज किया। वो हवा, जाहिर 100 फीट की स्टैक थी, वो हवा गई आसपास की आबादियों में, उसने गिरना शुरू किया। तो इमीडिएट डेथ 2000 हुई थी, 8000 डिलेड डेथ हुई थी, और 30,000 परमानेंट डिसेबिलिटीज। और उन्होंने $450 मिलियन का कंपनसेशन दिया। लेकिन उसके बाद भी अभी तक लोग जो है, यानी 84 से लेके आज तक कितने साल हो गए, 36 ईयर्स, 2 नस्लें पैदा हो चुकी हैं, अभी तक इस इम्पैक्ट के असरात जो हैं अभी तक नहीं गए हैं। वहां की जो आबादी है, उनकी जो जो सर्वाइवल है इसके, उनकी जो नस्लों के अंदर ये चीज आ रही है और ये आपको नजर आती है। ये कुछ और तस्वीरें हैं इसकी। अच्छा, ये बात ये है कि हुआ क्या था इसको, अगर आप इसको देखें ना, वही है, आपके जो सेफ्टी चेक आपने लगाए हुए हैं ना, अगर सेफ्टी चेक आपके काम नहीं कर रहे, तो फिर इसका नतीजा ये हुआ। 41 मेट्रिक टन जो है आइसोसाइनाइड उन्होंने रिलीज कर दिया हवा के अंदर। और अब आप उस जितने भी वो लोग जिम्मेदार थे उनको आप फांसी लगा दें, लेकिन मुझे बताइए 10,000 आदमी जो मर गए क्या वापस ले आएंगे आप? इसीलिए हम कहते हैं कि जी प्रोडक्शन का अगर लॉस हो जाए, इस तरह के जो है वाकयात नहीं होने चाहिए। आपने से सुना है आपने भोपाल वाले वाकये का? जी सर, सुना यस है सर, सुना है। बकायदा, इसके ये दुनिया के मेजर नेशनल डिजास्टर्स जियोग्राफिक में के ऊपर आता वो है आई थी इसकी। जी। सॉलिड वेस्ट में भी सर सुना है इसको, सॉलिड वेस्ट और हार्वेस्ट के अंदर। सॉलिड वेस्ट में भोपाल का वाकया सुना है आपने? मैं समझा नहीं सर इस पे बात। फिल्म ही बनी है इंडिया में ना, अच्छा अच्छा, क्योंकि बिल्कुल बनी होगी। अब दूसरा वाकया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक्सॉन वाल्दिस का वाकया है। ये एक जहाज था, 11 मिलियन गैलन, 11 मिलियन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन 44 मिलियन गैलन क्रूड ऑयल लेके आ रहा था अलास्का से। अच्छा, ये जहाज जो है इसने जो क्रूड ऑयल स्पिल कर दिया। अब ये दुनिया का, सामने सर, सॉरी, हेलो, सामने को सर। वालेकुम सलाम। ये वाकया सर जो वो था, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। बेटी ने ना अपने ऊपर सर स्टीम दिलाया था, तो वो अपने ऊपर गिरा दिया पानी, ओहो, तो फिर? उसकी थोड़ी टांग जो है ना बर्न हो गई सर। तो आप लेके उसको पहले डॉक्टर के पास जाओ यार, बच्ची का ख्याल करो तुम। ये लेक्चर की परवाह ना करो, ये बाद सर में वो देख लेना। क्रीम लगा दिया, ओ भाई, ये अगर तो बच्ची वो का चुप हो मामला है गई तो थी। उसको उसको आप डॉक्टर के ले जाएं, ये क्रीम से काम ना चलाएं। अच्छा, और डॉक्टर बनने की कोशिश ना करो। बेहतर ये है कि आप किसी डॉक्टर को दिखा लें, अगर कोई जरूरत पड़ी तो कोई इंजेक्शन भी लगा देगा। शी विल बी इन लॉट ऑफ पेन। मुझे नहीं पता कि उसके बर्न की कैफियत क्या है, लेकिन बेहतर ये किसी डॉक्टर को आप दिखा लें। थोड़ी सी स्किन उतरी है, तकरीबन हाफ इंच के करीब सर। चलें फिर, ठीक है, देख लीजिएगा, इन्फेक्शन सामने ना हो, बस ये एहतियात कीजिएगा। तो ये दुनिया का बिगेस्ट बायोलॉजिकल डिजास्टर कहलाता है, ठीक है। इसमें वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ इसकी हो गई, और उसके बाद एक्सॉन ने बड़ा काम किया इसके ऊपर। उन्होंने $24 मिलियन लगाए, लेकिन वो 3 से 4% तक क्लीन अप कर सके थे। और मैं भी आपको आगे तस्वीरें दिखाऊंगा कुछ इसकी। आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी कि नहीं, आपसे नहीं बात की थी, हाँ, ये दूसरे लोगों से बात की थी कि इस वाक़े के बाद
बाकायदा रिसर्च शुरू हुई है, उन्होंने ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज बनाने शुरू, और उसको उन्होंने पेटेंट कराया है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऑयल स्पिल हो जाए। और उसके बाद दुनिया के जो मरीन लॉज हैं वो इतने सख्त हो गए कि अब अगर आप जहाज लेके जा रहे हैं, जहाज पे माल है ना, उसकी इंश्योरेंस दो तरह की दी जाती है। एक तो होती है ना कि जी आपकी प्रोडक्ट जाया हो जाए तो उसके आपको पैसे मिल जाएं। एक इस बात की होती है कि वो जहाज ओनर, शिप ओनर लेता है कि अगर कोई स्पिल कर देगा तो उसके जो असरात होंगे उसकी क्लीनिंग के लिए, और वो मिलियंस एंड मिलियन डॉलर की होती है। 4-5 ही कंपनियां हैं जो लॉयड्स हैं, और दूसरी कंपनियां, बड़ी कंपनियां जो हैं वो उसको करती हैं। इसके नतीजे में लॉज बनने शुरू हुए। मार्पोल एक बॉडी है, मेरीन पॉल्यूशन कुछ इस तरह करके ना, कंट्रोल अथॉरिटी। उन्होंने फिर उसके बाद इस और सख्ती की, कहा कि जो पानी के जहाज जो हैं, जो ये शिप चल रहे होते हैं, ये हाई सल्फर फ्यूल यूज करते हैं, और ये इतने हजारों की लाखों की तादाद के अंदर हैं। इस फ्यूल से जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो बनती है, वो उन्होंने फिर चेंज करना शुरू किया। पहले ईयू ने किया, फिर अमेरिका ने किया, होते होते पूरी दुनिया के अंदर अब ये हो गया कि आप जो जहाज हैं 0.5% सल्फर से ज्यादा का फ्यूल नहीं जला सकते, और हो सकता है मुस्तकबिल में और भी इसको टफ करें। तो ये जो वाकया हुआ था ना, ये आप देखिए कि ये इसने मरीन लाइफ का ये असर किया था। ये पूरा आपको जो नजर आ रही है ना कीचड़, ये 84 की तस्वीरें कहीं से मुझे मिल गई थी। अ, ये 84 का वाकया, 89 का वाकया, 89, 84 में भोपाल वाला हुआ था। अब ये अलास्कन कोस्ट जो थी ना, इसको आप साफ नहीं कर सके। जो वहां पे सील्स थी और जो थी, तमाम तरह के इन्होंने केमिकल ट्राई कर लिए, हर चीजें ट्राई कर ली। दे वर एबल टू कंप्लीट $24 मिलियन खर्च करके भी। अच्छा, एक तरीका तो ये होता है ना कि आप, ये आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों के अंदर, कि रस्से डाल के जो उसको आप एक एरिया में कंटेन कर देते हैं, और फिर उन रस्सों को बोर्ड से टक करके आप रॉक्स जो होती हैं साहिल के ऊपर, उसकी तरफ लाते हैं ताकि समंदर के पानी उससे बचा रहे, क्योंकि मरीन लाइफ को आपको प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन ये 1989 में वो कर नहीं सके थे। ये आप देखिए, ये एक तस्वीर है कि जरा मछलियों की तादाद आप देख लें कितनी इसके अंदर हुई थी। अच्छा, चेरनोबिल का 86 में हुआ डिजास्टर। ये मजे की बात आपको बताऊं कि चेरनोबिल का डिजास्टर जो हुआ है, फॉर्चुनेटली आई वाज देयर एट द टाइम। ये आपको पता है, रशिया ने इसको नहीं बताया था कि हमारे पास डिजास्टर हो गया। इसकी रेडिएशन इतनी हुई थी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने डिटेक्ट किया, कि उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में, हम उनके जो अपने मॉनिटर लगाए हुए हैं ना, उन्होंने उन्होंने बताया कि जी रेडिएशन लेवल जो नॉर्मल होती है उससे कहीं लेवल बढ़ के आ रहा है, तो क्या वजह है। देन दे रेज्ड अलार्म, और उसके बाद शोर शराबा हुआ। अच्छा, उस जमाने में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी शायद उस लेवल पे नहीं थी कि अमेरिका वाले उसको मॉनिटर करते हो बताते। फिर रफ्ता 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 ये भेद खुलना शुरू हुआ, और आखिर में 2-3 हफ्ते बाद पता चला था कि क्या हुआ। और चेरनोबिल की अभी तक जो है सूरत हाल, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब उसकी, क्योंकि ये वही बात है ना, जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो एटम बम गिराए गए थे, 50-70 साल गुजरने के बाद भी आज भी नॉर्मल लाइफ वहां पे नहीं है। तो यही चीज चेरनोबिल के अंदर हुई थी। अब आप ये पूछेंगे डिजास्टर होते क्यों हैं? डिजास्टर उसी वक्त होते हैं जब आपका कोई सेफ्टी चेक फेल होता है। जब तक सेफ्टी चेक फेल नहीं होगा, अगर आपके सारे सेफ्टी चेक काम कर रहे हैं, तो कुछ ऑटोमेटिकली शट डाउन होते चले जाएंगे। जो लोग बॉयलर के साथ काम करते हैं, जो लोग दूसरे ऐसे, जैसे हमारे जसकानी साहब ने बताई थी हमें, प्रेशर कुकर की मिसाल दी थी घर के अंदर। एक प्रेशर कुकर के अंदर एक चने की दाल का दाना जाके जो उसको उड़ा सकता है, तो यही चीज जो है यहाँ पे भी हुई है कि सेफ्टी चेक। अब मैं इस टेक्नोलॉजी में तो नहीं जा सकता कि इस प्लांट की टेक्नोलॉजी क्या थी, इस रिएक्टर की टेक्नोलॉजी क्या थी, क्यों ये फेल हुआ। लेकिन बहरहाल इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर, 3-4 जो हुए ना एनवायरनमेंट को जिन्होंने डैमेज किया है, जिसमें लॉस ऑफ लाइफ। अच्छा, उस जमाने में रशिया जरा एक क्लोज मुल्क था ना, तो आपके पास नंबर अवेलेबल नहीं। जैसे मैं आज भी ये कहता हूँ कि आप चाइना की किसी खबर का यकीन ना करें। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि चाइना से खबर वो बाहर आती है जो चाइना आपको बताना चाहता है। वो खबर बाहर कभी नहीं आएगी जो आपको ना बताना चाहेंगे। उनका जो अपना उन्होंने एक सिस्टम स्टेट कंट्रोल किया हुआ है चीजों के ऊपर, दैट इज, अब आप उसको टोटलिटेरियन कह लें, जो भी आप उसको कह लें, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं ये पाकिस्तान के 3 डिजास्टर बताता हूँ। एक तो हुआ था हमारे यहाँ, एक जहाज था जो कि पाकिस्तान रिफाइनरी के लिए क्रूड लेके आ रहा था, उसने स्पिल कर दिया था। उसका नाम था टैस्मैन स्पिरिट।
और उसने जो यहाँ पे कोस्ट पे तबाही फैलाई थी वो मैं आपको बताऊंगा। फिर रहीम यार खान का अभी 2017 के अंदर शेल की एक टैंक लॉरी उलट गई थी, उससे जो केस हुआ था 260 उसमें कैजुअलिटीज हो गई थी, और एक मांगा मंडी का केस है। ये मांगा मंडी का केस जो है ना, ये मेरे एक दोस्त ने डिस्कवर किया था, एंड इट हैज नेवर बीन रिपोर्टेड इन एनी जर्नल और एनीथिंग, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी फैक्ट्रियां थी, जिन्होंने किया, दे वर वेरी पावरफुल, तो वो उस चीज को रिपोर्ट नहीं कर सका। और लेकिन ये हमारा जो ग्रुप था दोस्तों का, उसने ये सारा हमें बताया, और ये मैंने पहले भी एक केस स्टडी के तौर पे लोगों को बताया और आज भी बता रहा हूँ कि हमारे जो सरमायादार है ना, अब जो पहले भी बात हुई है कि जो कुरंगी की टैनरीज हैं, या इवन जो ये आपकी चिकन फीड की फैक्ट्री हैं, इनके अंदर जो चीजें चिकन को ये खिला रहे हैं ना, अगर आप वो देख लें तो शायद आप चिकन खाना छोड़ दें। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरी नस्ल, मेरे बच्चे जो है ना, वो चिकन ईटिंग स्पीशीज हैं। मैं उनको कहता हूँ तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम सिर्फ उनको अगर चिकन के अलावा कोई अगर मटन की कोई चीज बन के मिल जाए तो वो उसको इस तरीके से खाते हैं कि जैसे कोई परहेज का खाना है, और उनके लिए कोई पाबंदी है। लेकिन एज ए नेशन हमारे यहाँ चिकन बहुत खाया जाता है। ये हम नहीं देखते कि उस चिकन को जो फीड दी जा रही है वो क्या दी जा रही है। ये जहाज था जी, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि इसने जो है, जो यहाँ पे साहिल के ऊपर किया ना, हमारे यहाँ तो अब ये उस वक्त भी वो चूंकि ये हो गया था, तो ये आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। पूरा क्लिफ्टन का साहिल आगे तक ये गया था अपना, जो हॉक्सबे से आगे कौन सी जगह है, एक और जगह है ना बीच का नाम, जरा लीजिएगा बीच के नाम, हॉक्सबे से आगे सैंड जाए। बीच या पैराडाइज पॉइंट सर? सॉरी, पैराडाइज पॉइंट। पैराडाइज पॉइंट तो हॉक्सबे से पहले, हॉक्सबे से सैंडस्पिट है पहले सर, के बाद सैंडस्पिट। एक फ्रेंच बीच है, एक और कोई बीच है, सैंडस्पिट पे सर। सैंडस्पिट। ये वहां तक गया था, ये इसका स्पिल जो है ये वहां तक गया था। ये आप देखिए कि एक बच्चा जो है, जो मरीन लाइफ मुर्दा है, उसको लेके ये खड़ा हुआ है। अच्छा, अगेन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जहाज जो था, इसको अरेस्ट कर लिया गया था। जिस तरह बंदा अरेस्ट होता है ना, इस तरह जहाज भी अरेस्ट हो जाता है। इस जहाज को अरेस्ट किया गया। हमारे जो ईपीए वाले थे वो उसको प्रॉपरली केस को नहीं कर सके, वो पेनल्टी दे के, और उसको जनाब हाई सिंध हमारी हाई कोर्ट अदालतों ने उसको रिलीज दे दिया। ये अब आप देखिए कि ये जो कितने सालों की जो ये हमारी मेहनत थी ना, और कितनी बुरी तरीके से ये जाया हुई है। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो प्रोग्रेस हुई एनवायरनमेंट पे क्या हुई, मांगा मंडी का मैं आपको वाकया इसलिए नहीं बताया कि उसकी तस्वीरें वगैरह कोई नहीं थी। मांगा मंडी ये पंजाब का एक इंडस्ट्रियल एरिया है। ये छांगा मांगा का नाम सुना होगा ना आपने। इसी सड़क पे जब आप जाएं तो ये पूरा मांगा मंडी का एक पूरा एरिया आता है, और उसके अंदर जो है इंडस्ट्री लगाई गई थी। तो वहां पे जो एक दो गांव थे, उनसे ये पता चला हमें, कि लोगों को पता चला कि वहां जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी जो मतलब डिफॉर्म्ड कंडीशन में हो रहे हैं, किसी के पैर टेढ़े हैं, किसी का हाथ नहीं है। जब इस तरह के वाकयात हुए, तो जिस तरह होता है ना कि मेरा एक डॉक्टर दोस्त है जो इस इलाके में काम कर रहा है, उसने कहा पता नहीं यहाँ पे क्या बात है, क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों के जो है बच्चे जो इस तरह पैदा हो रहे हैं। एक इन्वायरमेंटलिस्ट था, आप पता नहीं कहाँ है आजकल, नईम नाम था उसका। तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम करता था, इधर उधर काम करता था। उसने जाके वहां पे जाके उस इलाके के अंदर जाके उन गाँव में जाके सैंपल्स दिए पानी के, कुओं के। वो ज़ाहिर है इतने वसाइल तो उसके नहीं थे कि वो बोरिंग कराता। तो जो कुओं के पानी थे, जो ट्यूबवेल वगैरह थे, उसका पानी लेके उसने सैंपल यहाँ ला के पीसीसीआर में, लाहौर में और आगा खान में चेक कराया, तो पता चला कि उनके अंदर टॉक्सिक केमिकल। देन ही ट्रेस बैक कि हुआ क्या है, तो पता चला कि मांगा मंडी की जो इंडस्ट्री है, उसमें जो उनका केमिकल वेस्ट था, वो उसको ऐसे ही फेंक रहे थे। उससे क्या हुआ कि उसने स्पिल किया और सब सॉइल वाटर के अंदर गया, वाटर टेबल में शामिल हो गया। वाटर टेबल जो होती है आपको पता है, वो तो कोई कांस्टेंट चीज तो नहीं है ना कि एक इलाके में एक पूल बना हुआ हो। तो ये तो जमीन के नीचे जो है, अगर इम्पेरियस कोई रॉक ना आए तो वो ट्रेवल करती है। तो उसके असरात यहाँ पे आ रहे थे, और ये पूरा कोई यानी एक दिन का काम नहीं था। उसमें जाके ये हुआ। दूसरा वाकया जो मैंने आपको, इसकी तस्वीरें नहीं दिखाना चाहता कि बड़ी हॉरिफिक तस्वीरें थी उसकी,
कि 2017 में रमजान के दिनों में शेल पाकिस्तान की गाड़ी जा रही थी, पेट्रोल लेके निकली। शेल का ये उसूल है और बहुत अच्छा उसूल है कि वो सनसेट के बाद ड्राइवर को मॉनिटर करते हैं और अगर वो गाड़ी चला रहा होता है तो उसकी गाड़ी को लॉक कर देते हैं, या उसको पहले मैसेज देते हैं, फोन करते हैं कि आप नियरेस्ट सर्विस स्टेशन पे आप खड़े हो जाएं, जो भी सर्विसेज बनी हुई होती हैं या इनके जो अपने ट्रक अड्डे के होटल होते हैं। तो वो ड्राइवर साहब खड़े हो गए वहां पे, सुबह उन्होंने सैरी की, सैरी करने के बाद गाड़ी लेके निकले। लेकिन बात यही है ना कि आप कि अगर नींद पूरी ना हो और आप 40,000 लीटर या 50,000 लीटर की गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर का जो स्टेटमेंट बाद में हमने पढ़ा और सुना वो ये था कि जी मेरे सामने हाईवे के ऊपर एक गाड़ी आ गई और उसको बचाने के लिए मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी जो बड़ी गाड़ी थी टिल्ट हुई, गाड़ी टिल्ट होके 2 चेम्बर थे 20-20 हजार के, वो गाड़ी साइड के ऊपर जो खेत थे उसके अंदर गिर गई। एक चेम्बर से लीकेज शुरू हो गई, दूसरा चेम्बर इंटैक्ट था, उसकी सारी सील्स वगैरह लगी। अब आप देखिए क्या हुआ है कि मस्जिद, ये पता चल गया कि जी गाड़ी गिर गई, इसमें से पेट्रोल है, लोग जो थे जमा हो गए, डब्बे बर्तन पतीलियां लेके सब उसमें पेट्रोल जमा करने लगे। वहां पे मोबाइल से वीडियो भी बन रही हैं, फिर मस्जिद से ऐलान होता है, लोगों को बताया जाता है कि जनाब एक गाड़ी गिर गई है, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, आ जाओ। लोग वहां पहुंचे। अच्छा, जब वो जो बहरा था कुछ जमीन में चला गया, खेत में, वो तो कुछ नहीं करेगा जो खेत में जज्ब हो गया। जो चैम्बर इंटैक्ट था इसको बचा सकते थे। अच्छा, इसमें मोटरवे पुलिस का भी फेलियर था कि मोटरवे पुलिस वहां पे नहीं पहुंची टाइम के ऊपर। वही बात है ना, रमजान के दिन थे, मुसलमान तो रोजा रख के अल्लाह पे एहसान करते हैं ना, तो वो जो अपने काम तो हम करते नहीं है, वो लोग नहीं आए, किसी ने कोई कॉर्डन ऑफ नहीं किया। कुछ जियाले ऐसे थे, चीते ऐसे थे कि जिन्होंने जो चैम्बर इंटेक्ट था 20,000 लीटर वाला, उसको खोलने के लिए डंडे मारे, हथौड़ियां मारी उसके ऊपर, वहां से एक स्पार्क हुआ और जितने भी इर्द गिर्द लोग पतीलियां लिए हुए और कंटेनर लिए हुए खड़े थे, वो आग लगी और 260, कोई कहता है कोई 262 कहता है, कैजुअलिटीज हो गई। अब कैजुअलिटीज हो गई, एक हंगामा मच गया कि जी शेल जिम्मेदार है, शेल जिम्मेदार है। अच्छी बात ये हुई कि जो शेल की बचत हुई कि वो वीडियोस मौजूद थी, कुछ लोगों से मिल गई उनको, कि जिसमें लोग लूट रहे हैं और वो मस्जिद का ऐलान भी मिल गया, तो उन्होंने उस तरीके से। लेकिन इवन देन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जाके कहा कि जी हमें आप अमाउंट बता दें, ये कैजुअलिटीज जो हुई हैं, हम इस पे बहस में नहीं पड़ रहे किसकी गलती नहीं है। व्हाट वी विल डू, आप हमें एक अमाउंट बता दें, हम वो कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, आप जो भी डिसाइड करें। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि जी आप 260 कैजुअलिटीज हुई हैं, आप 1 मिलियन पर कैजुअलिटी जमा करा दें। शेल ने नेक्स्ट डे चेक जमा करा दिया, जो जख्मी थे उनको 5 लाख और जो कैजुअलिटीज हो गई थी उनको 26 करोड़ का उन्होंने चेक जमा करा दिया लाहौर हाई। आज क्या दिन है, 2021 आ गया है ना, एक आदमी को पेमेंट नहीं हुई है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं हुई है, भाई एक कंपनी दे चुकी है ना, लाहौर हाई कोर्ट में नाजिर के पास पैसे जमा है। क्या हुआ है, हर मरने वाले के वरसा 20-20, 25-25 खड़े हो गए। फिर जो मैं आपसे बात करता हूँ ना कि हमारे स्टैंडर्ड क्या है, हमारे हम कितने गिर चुके हैं बहैसियत एक कौम के, एक माशरे के तौर पे, नतीजा ये निकला कि कोर्ट को ये डिसीजन देना पड़ा कि जनाब जितने भी वरसा हैं, जिन डेड बॉडीज का, जितनी भी डेड बॉडीज हैं उनको दफन करने से पहले उनका डीएनए कराया जाए और वरसा के डीएनए से मैच हो, जिनका मैच होगा उनको कंपनसेशन। आज तक एक आदमी को कंपनसेशन नहीं मिली है। ये मैं आपको बता रहा हूं हमारा हाल क्या है। इसी पे अभी आपको बात बता दूं, पिछले रमजान के अंदर ये का जहाज गिरा है ना, आपने देखा है ना, एयरपोर्ट के पास जो क्रैश हुआ है जहाज, अभी कोई नहीं, पुरानी बात तो नहीं है ना, पिछले रमजान की बात है, नहीं बिल्कुल। है ना। जी सर, यस सर। काजमाबाद के मैं एरिया में जी आपको सर। इसका, मैं एनी शाहिद नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक बड़ा अजीज दोस्त एनी शाहिद है इस वाक़े का, कि उसका एक दोस्त जो कि स्टैंडर्ड चार्टर में किसी बैंक का कोई कार्ड का मैनेजर था, ये उनके क्रेडिट कार्ड का मैनेजर था, वो और उसकी फैमिली, उसकी बच्ची वगैरह सब ईद करने आ रहे थे, वो सब, तो वो उसके भाई के साथ डेड बॉडी लेने गया, तो उसने मुझे खुद सुनाया वाकया कि जी हम तो इंतजार कर रहे थे कि बॉडी आइडेंटिफाई, वही डीएनए का चक्कर था,
उसके भाई और उसकी वालदा के डीएनए से उन्होंने पहले उसकी की, फिर उसकी बेगम के रिश्तेदारों से डीएनए करके, क्योंकि बाज बॉडीज इतनी बुरी तरीके से जल चुकी थी कि उनकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो रही थी। एनीवे, तो वो बताता है कि जी मैं वहां पे खड़ा हुआ था और ये सब चीजें हो रही थी, तो मैंने देखा कि एक खातून की डेड बॉडी है, मिडिल एज ओल्ड एज कह लें आप, और दो बंदे लड़ रहे हैं उस बॉडी की कस्टडी के ऊपर। एक कह रहा है मैं लेके जाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं लेके जाऊंगा, और वो दोनों सगे भाई थे। तो वो मुझे कहता है कि मैंने पूछा जो मॉर्ग या जो भी कह लें आप, मुर्दा खाना, उसके भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी क्या हो रहा है, पैसे का झगड़ा है। उनके पैसे का झगड़ा क्या है? कह रहे हैं जनाब पीआईए ने अनाउंस कर दिया है कि जो बॉडी की कस्टडी लेके जाएगा, पीआईए उसको 10 लाख रुपए देगी और बाकी जो इंश्योरेंस वगैरह होगा बाद में सेटल होगा। तो ये दोनों भाई इस बात पे ऊपर लड़ रहे हैं कि जो बॉडी ले गया 10 लाख रुपए उसको मिल जाएगी। दिस इज हाउ वी ट्रीट अवर मदर्स। ये मैं कोई हवा की कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, ये एक्चुअल वाकया, जो कि एक बड़ा मेरा करीबी दोस्त है, वो जाहिर है 4-5 बॉडीज लेने गया हुआ था, बड़ा अपसेट था उसकी वजह से वो। तो उसने मुझे ये वाकया बताया, बोले सर हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो क्या रहा है, एज ए माशरे जो है हम किस जगह खड़े हैं। तो मेरा दोस्त जो अभी बात कर रहा था ना कि सिंध गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, वो चेक करके बताएंगे, तो गैराज होने चाहिए, गैराज सस्ते होने चाहिए। भाई बात ये है कि जिस माशरे में लोग माँ की बॉडी को, बस में मेरे पास अल्फाज नहीं है आगे कहने के लिए, उसकी कीमत लगा देना, वो उस माशरे का मैं क्या कह सकता हूँ उसके मुताबिक। एनीवे, एनवायरमेंट का लफ्ज जो है पहली दफा पाकिस्तान के 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल हुआ है पहली बार, ठीक है ना। अच्छा किस कंटेक्स्ट में हुआ था ये मुझे भी नहीं पता, मैंने पढ़ने की जहमत नहीं की फ्रेंकली, ठीक है। अच्छा उसके बाद 1983 के अंदर जिया साहब के दौर में एक पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस निकाला गया। वो ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस की लाइफ जो होती है ना, ये अब जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आप 3 महीने के लिए निकाल सकते हैं, फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद आपको जाके पार्लियामेंट से इसको वेट कराना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट से आप वेट नहीं कराएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपायरी की तरफ चला जाता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर कि एक ऑर्डिनेंस निकाला था आपके करंट प्रेसिडेंट ने, ये जो आइलैंड्स है ना कराची के बाहर जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है बुंदल आइलैंड और कौन कौन से आइलैंड है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट कह रही है हमारे हैं। वहां पे कुछ फॉरेन पार्टीज ने डेवलपमेंट की बात की थी, कोई मलिक रियाज उनका भी होगा, गोरों का मलिक रियाज होगा, वो बात की थी, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस निकाला जो कि एक्सपायर हो गई और लोग बड़े परेशान, ठीक है। 1993 में पहली दफा एनईक्यूज के जो स्टैंडर्ड हैं जो कि आप पढ़ते हैं ये अप्रूव हुए। 97 में ईपीए का एक्ट प्रोमलगेट हो गया, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो निकला है ना, वो निकला है दो गजट नोटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं ना, एक तो होता है ना पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया हो गया, लेकिन वो एक्चुअल इंप्लीमेंट उस वक्त होता है जब पाकिस्तान गजट ऑफ पाकिस्तान में वो पब्लिश होता है ना, उसके बाद उसकी इनेक्टमेंट कहलाती है। 1999 के अंदर पाकिस्तान प्रोटेक्शन काउंसिल हुई बाई लॉ। इसके जो चेयरमैन है या जो हेड करते हैं इसको, वो पीएम साहब करते हैं। अच्छा जो हमने पहले बात की थी और आप लोगों ने भी कहा था कि किसी भी इदारे में एचईसी की इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के चीफ इन्वॉल्व ना हो। अगर चीफ सीरियस है इसके बारे में तो फिर नीचे डाउन द लाइन वो ट्रिकल करती है। कहते हैं ना कि ये मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी कहीं अखबार में पढ़ा हो या कभी कहीं पढ़ा हो कि जी पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल की मीटिंग हुई है। कोई भी इसके को मैंने मिनट्स देखे हूँ। अभी जब आपके कोर्स की मैं तैयारी कर रहा था मैंने बड़ी कोशिश की कि जाके सर्च करूं, कहीं कोई काउंसिल की को मुझे वेबसाइट मिल जाए जिसपे मैं देखूं कि आखिरी मीटिंग कौन सी थी जिसको हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो भी गुजरे पिछले 15-20 साल में 97 से लेके अब तक, उनमें से कितने लोगों ने इसको चेयर किया है और कोई मिनट्स मिल जाए। उसके बाद ये हुआ कि रिवाइज एनईक्यूज अप्रूव हो गए, ठीक है। अच्छा फिर ये हुआ है कि पीएपी पंजाब ईपीए जो है चारों सूबों की ईपीए बनी।
सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो ईपी है वो सिंध की है। अब आप मुझे बताएं क्यों इफेक्टिव है, ये एक्टिव है, सॉरी इफेक्टिव तो मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा एक्टिव ईपी है सिंध की है, क्यों भाई, क्या हो गया, खामोश क्यों? सर हसन अहमद कुरैशी सर, एक तो अगर इंडस्ट्रीज का क्वांटिटी देखी जाए तो वो सिंध में ज्यादा है एज कम्पेयर टू पंजाब और उधर के यानी कराची में। और ठीक, दूसरा ये है कि करप्शन जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, इस वजह से वो एक्टिव है काफी ये ज्यादा। बात आपने कही है। मुझे उनका जी इंटरेस्ट सर। ये लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उनका इंटरेस्ट अपने पैसे पकड़ना, उनका इंटरेस्ट अपने पैसे पकड़ना है भाई, इसीलिए वो यहाँ एक्टिव हैं। एक इंस्पेक्टर ईपीए का या एक लेबर इंस्पेक्टर जिसकी जिम्मेदारी है कि फैक्ट्रियों में जाए, देखे लेबर की कंडीशन सही है, 1961 के लेबर एक्ट के तहत उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं, लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं है। जितने अमीर वो लोग होते हैं ना, मेरा तो नहीं, मेरे एक दोस्त का रूममेट था कराची यूनिवर्सिटी का, वो एमएससी करने के बाद लेबर इंस्पेक्टर लग गया। तो हम लोग तो सारी उम्र आज तक भी किराए के मकान में रह रहे हैं, उसने अपना घर बना लिया। तो उसने अपने घर पे दावत की, मुझे भी इनविटेशन आई, हम गए। तो हमने जब उसका घर देखा, थी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं, लेट 80s की अर्ली 90s, उसका घर देखा और उसकी जो वार्डरोब देखी ना, मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है कि 200-250 शर्टें उसके पास लटकी। तो मैंने उससे कहा, तू ये 250 शर्ट जो तूने जमा की हुई है, ये पहनता कब है? बोले, यार कौन पहनता है यार, जिसके जो आती है आता है, कोई भाई आता है, भतीजा आता है, जो भी आता है, दोस्त यार आते हैं, तुझे जितनी पसंद है, जिनमें जो तेरे साइज की तू ले जा। पता ही चला जिन फैक्ट्रियों को विजिट करने जाता है और वहां लेबर की कंडीशन देखने की बजाय, जब वो वापस निकल रहा होता है ना, तो कोई उसको 15 शर्टें मुफ्त में दे रहा होता है, कोई 20 लिफाफे के साथ ही दे रहा होता है। तो ये चीजें हैं भाई, तो ये हमारे यहाँ जो नजर आती है ना। हाँ। अब आपके देखिए ईपीए का एक्ट हो चुका है, ये प्रोग्रेस की मैं बता रहा हूँ। ईआईए की सबमिशन लाजमी है, आप कोई भी काम, आप ब्रिज बनाने जाएंगे तो ईआईए करना होगा, आप जो भी काम करना है, फैक्ट्री लगानी है ये करना होगा, टेपो बनाना है ईआईए करना होगा। ईपीओ का जो ऑर्डर है वो भी आपका मैंडेटरी हो चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वी आर वर्स ऑफ। आप जो है 1960s में जो एनवायरनमेंट की कंडीशन थी, ये आर्गुमेंट एक दिया जा सकता है कि उस वक्त की आबादी कम थी, आज की आबादी ज्यादा है। लेकिन उस वक्त जो जो भी कवानीन थी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर थी। लोगों के अंदर एक सिंसियरिटी थी, लोग करते थे, काम करते थे और मैं ये भी बताऊं कि सिंध की ईपीए जब तक मेहताब राजदी रही है ना इसकी इंचार्ज, देयर परफॉर्मेंस वाज मच मच बेटर। अर्ली 2000 में मेहताब राजदी काफी अर्सा इसकी यहाँ पे सिंध ईपीए की हेड रही हैं, और उन्होंने काफी कुछ किया था इसके लिए। लेकिन वही होता है ना कि जब उनके जाने के बाद बस वो एक हो गया, और ये भी एक तो वो जो ओशा पे मेरा उसामा से झगड़ा हुआ था, मैंने यही कहा था कि भाई तुम्हारी नजर में ये कानून होगा, तुम इस कानून को मानो, तुम इस कानून को पढ़ाओ, मैं तो कम से कम इसको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उस एक्ट के अंदर सारी बातें अच्छी, कोई भी एक्ट बुरा तो नहीं होता ना। आप ईआईए पढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तान का एनवायरमेंटल एक्ट उठा के पढ़ लें, ये एक्ट जो है 95% जो है छापा है, उसको हमने कैमोफ्लाज करके पाकिस्तानी एनवायरनमेंट से उसको किया। मैं उसमें इन्वॉल्व था, मुझे पता है किस तरीके से ये किया गया। लेकिन मैं कहता हूँ जो कुछ भी आपने कर दिया, खुदा के वास्ते उसको एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो करो, देखो तो सही क्या हो रहा है। लेकिन ये चीजें नहीं होती हैं, और दीज थिंग्स एट टाइम फ्रस्ट्रेट यू, और वो फिर आपकी गुफ्तगू में भी ये चीज जाहिर होती है, और फिर हमारे कुछ दोस्त कहते होंगे जहीर साहब जो सठिया गए उम्र के साथ इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये है क्योंकि मेरी बदकिस्मती ये है कि मैंने अच्छे हालात भी देखे और अब बुरे हालात भी देख रहा हूँ। तो मैं मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल आपसे कहीं ज्यादा होती है। आप उस नस्ल में पैदा हुए हैं, उस नस्ल में जवान हुए हैं कि जहां आपने तबाही तबाही देखी है। अब मैं ऐसे आपसे बात कर रहा था, आज भी बात कर रहा था, आज भी कोई पुराने स्टूडेंट आए हुए थे यूनिवर्सिटी में, मैं यही बात कर रहा था कि भाई ये लोग कुछ भी कहें, मेरी नजर में तो ये ऑनलाइन पढ़ाई जो है ना, ये
तालीम को पीछे लेके जा रही है, आगे लेके नहीं जा रही। इसका अंदाजा मुझे जब मैं पेपर चेक किए ना मैंने मिड टर्म के, मुझे उसका बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ इस चीज का। मैंने अंदाजा लगाया कि ये जो फाइनल ईयर के ग्रेजुएट्स हैं, बाहर निकलेंगे, नौकरियां ढूंढेंगे, कितने ये मोरली करप्ट हो चुके हैं। इनको नकल करने में भी अकल नहीं आती है कि एक लड़के ने बना लिया, दूसरे ने उसको एज इट इज छाप दिया, उसने ये भी कोशिश नहीं की कि 4-6 अल्फाज आगे पीछे कर दूं मैं इसके, घुमा दूं, ताकि टीचर को एक कोई जवाब मिले नंबर देने का। मैं तो नंबर देने का जवाब ढूंढता हूँ। मैं उन टीचर्स में से हूँ कि जो नंबर काट के खुश नहीं होते, मैं नंबर दे के खुश होता हूँ। लेकिन मुझे उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, और ये चीज मेरे लिए तकलीफ। जी हसन साहब, 4 मिनट रह गए, जो बात करनी जल्दी कर लें। जी हसन। सर मैं बस आपकी बात को ही आगे कंटिन्यू कर रहा था, जो आपने बोला ना कि आपने अच्छा दौर भी देखा है और बुरा दौर भी देखा है। हम सबके बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो मैंने उन सब में एक चीज़ कॉमन ये देखी कि जब वो पाकिस्तान आते हैं ना, तो उनसे एक चीज़ ज़रूर सुनने को मिलती है कि निस्बतन पहले के जो है वो बजाय बेहतरी के यहाँ पे चीज़ों को बिगड़ता हुआ ही देखते चले आ रहे हैं। यानी अगर वो 4 साल के गैप से आ रहे हैं, 3 साल के गैप से आ रहे हैं, तो उनको चीज़ें मज़ीद बदतर ही मिलती हैं। तो और मैं भी किसी हद तक जो है वो यही समझता हूँ कि शायद ही ये कभी कहीं जाके आगे सही होंगी चीज़ें, क्योंकि हम खुद सही नहीं होना चाहते। एक बड़ा लंबा मौजूद है, इसके ऊपर एक पूरी क्लास हो सकती है, हम अपनी अपनी राय दे सकते हैं इसके ऊपर कि जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है और इसको सही करने का तरीका क्या है। हर एक की अपनी राय होती है, मैं अक्ले कुल हूं ना आप अक्ले कुल हैं। लेकिन बहरहाल मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल आपसे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने अच्छा देखा हुआ है। अगर मैं अच्छा ना देखता ना, जिन टीचर से मैंने पढ़ा है, जिन टीचर्स के साथ मैंने काम किया है, वो रोल मॉडल होते थे। आज मैं जब टीचर्स को डंडी मारते देखता हूँ, मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है। जब मैं ये सुनता हूँ एक टीचर मजाक में कह रहा होगा, जी मैं तो पिछले सेमेस्टर की वीडियो लगा के मैं तो अपना दूसरा काम कर रहा होता हूँ। अब बताइए वो कितना सिंसियर है अपने बच्चों से। मैंने तो ऐसे टीचर्स को देखा है कि जिनकी तनख्वाह 125 रुपए 150 रुपए होती थी, लेकिन वो क्लास के बाद जो है, स्कूल खत्म होने के बाद कहते थे घर जाके खाना खा के आओ। खुद भी खाना खा के आते थे, 4 बजे से लेके 5 बजे तक, 5:30 बजे तक मुफ्त में। हमने तो कभी ट्यूशन का नाम भी नहीं सुना था जब हम पढ़ रहे थे। टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम कहते थे, भाई आओ तैयारी कर, क्योंकि उनके सामने एक ऑब्जेक्टिव होता था कि स्कूल का रिजल्ट बेहतर होना चाहिए दूसरे स्कूलों से। इस पे वो काम करते थे। अच्छा भाई, मेरे पास 2 मिनट रह गई है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मैं वापस आऊंगा। और नहीं, क्या जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है। एक सेशन और करना है नहीं करना? सर सर जी थक गए ऑलरेडी, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। यार काइंडली ऐसा, तुम सर। तो जवान आदमी हो, मैं सर 63 काफी साल का सर। हूँ, तुम 26 साल के हो। खुदा के वास्ते सर तुम सर जैसे जॉब से आए ना सर, सीरियसली 3 घंटों से पिछले तो लास्ट मैं बड़े भी गौर सुबह से से सुन रहे हैं। यूनिवर्सिटी में था। फैसल, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बात करो। सर मैं वही कह रहा हूँ, मैं अभी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, हमारी दावत है सर। जाइए जनाब, आप जाइए, फैमिली के साथ जाइए। भाई हमारी बेटी महक कुछ नहीं बोल रही है आज। जी सर, बहुत है इतना। काफी है। जी देख लो फिर, मिड टर्म में परेशान ना होना। अभी तो तुम कह रही हो काफी है इतना। ठीक है जी, खुदा हाफिज। आप सबको अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। ओके।